हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 7th चैप्टर के बारे में। ऐसा मैंने बोला था कल। अभी हम बात करेंगे 6th चैप्टर के बारे में ही, क्योंकि एक टॉपिक बचा हुआ है आपकी बुक में। आप गेस करो कौन सा हो सकता है। तब तक मैं हमारे जो रिवाज है, रीति रिवाज, वो कर लेते हैं। रीति रिवाज हमारे ये हैं कि हम लिखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर 100। तो कल मैंने ओवरऑल सारे टॉपिक्स टच करके फिनिश कर दिया था ये चैप्टर 6 चैप्टर का नाम है बिगिनिंग विद सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत। इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक है, माइनर टॉपिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सी प्लस प्लस के साथ शुरुआत या बिगिनिंग विद सी प्लस प्लस। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। डेटा टाइप्स जब पढ़े थे तो मैंने आपको उनके साइजेस बताए थे। साइजेस के साथ एक और चीज लिखी हुई है आपकी बुक में, वो है उनकी रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। बट आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ कि उस रेंज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ अ डेटा टाइप। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि रेंज निकाली कैसे उन्होंने। रेंज आप निकाल कैसे सकते हो, रट्टा थोड़ी मारोगे आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो। यू नो एवरीथिंग फ्रॉम बिट टू एवरीथिंग, बिट टू अ लार्ज स्केल। एक स्मॉलेस्ट एंटिटी से आप शुरू करके सब कुछ जानते हो। आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो तो आप किसी चीज को क्रैम नहीं करने वाले हो, आप सीखने वाले हो कि हाउ टू डू दैट। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कुछ भी चीज स्टोर होती है तो वो एक छोटे से डब्बे में स्टोर होती है। उस छोटे से डब्बे को बोला जाता है बिट। 1 bit equals to that small box। जब ये एक बिट मिल जाता है कई बिट्स से, एकता में शक्ति हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 8 बॉक्सेस हो गए। 8 बॉक्सेस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, 8 बिट्स को क्या बोला जाता है, 1 बाइट बोला जाता है। अब इसकी स्टोरी है, एक स्टोरी ही बोल देता हूँ। तो स्टोरी है जिसमें हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ डेटाबेस, डेटा टाइप। एक डेटा टाइप की रेंज हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेंज में यहाँ पे पहले रेंज नहीं साइजेस लिख देता हूँ। एक जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, 1 बाइट या 8 बिट। इंट कितने बाइट लेता है, 2 बाइट या 16 बिट। एक फ्लोट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट या कितने बिट, 32 बिट। और एक डबल कितने बाइट लेता है, 8 बाइट या 64 बिट। तो ये हमें पता चल गया कौन कितने बाइट लेता है। अब अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि इनकी रेंज क्या होगी, रेंज में मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ी और डिटेल आ गई है, सी प्लस प्लस में कुछ और डिटेल्स आ गई हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं। कैर को हम अनसाइंड या साइंड या शॉर्ट, लॉन्ग, इनमें और बांट सकते हैं। इंट को, कैर को, फ्लोट को, इन सभी को बांटा जा सकता है। तो हम क्या एग्जांपल लेते हैं, हम इंट का लेते हैं एग्जांपल, और इंट में बताते हैं क्या कुछ होते हैं, क्या क्या साइजेस हो जाएंगे इसके। एक इंट है, इंट का नॉर्मल साइज कितना है, नॉर्मल साइज उसका है 2 बाइट। एक जो शॉर्ट इंट होगा वो कितने बाइट लेगा, 1 बाइट। एक जो लॉन्ग इंट होगा वो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट। इसी तरह से साइंड और अनसाइंड कितने कितने बाइट लेंगे, साइंड इंट 2 बाइट और अनसाइंड
भी 2 बाइट। तो ये हमारे कहानी समझ आ गई कि इंट के इतने वेरिएशंस हो सकते हैं ड्यू टू क्या, ड्यू टू मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई द बेसिक मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बेसिक मीनिंग को, मतलब को हम मॉडिफाई कर देते हैं किसकी हेल्प से? मॉडिफायर की हेल्प से। इंट को डिटेल्ड कर दिया, इंट को शॉर्ट इंट भी बना दिया, शॉर्ट इंट एक लॉन्ग इंट भी बना दिया, उसके अलावा साइंड भी बना दिया, अनसाइंड भी बना दिया। साइंड को हिंदी में क्या कहेंगे? जिन पे कोई चिन्ह हो, चिन्ह वाला डाटा टाइप या चिन्ह वाला इंटीजर, पूर्णांक। चिन्ह कौन सा हो सकता है? या प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है, या ऋणात्मक हो सकता है। तो इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है फर्दर। अब हम देखें कि ये रेंज निकलती कैसे है। तो रेंज निकालने के लिए एक सीधा सीधा फंडा होता है। मैंने आपको बता दिया कि 8 बिट का 1 बाइट बनता है, तो 1 बाइट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, फर्दर डिटेल्स आप खुद करके देख लेना। हम जो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट हम करेंगे इसमें हमेशा राइट साइड से, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्या करना है? हमने 2 की पावर में कुछ लिखना है। 2 की पावर में ही क्यों लिखना है? 2 की पावर में इसलिए लिखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाइनरी की या मशीन कोड की, जो किस में होता है? या 0 में या 1 में। या तो इन खानों में क्या आ सकता है? 0 या 1, 2 ही चीजें आ सकती हैं। तो हम सब कुछ 2 की पावर में लिखेंगे। 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे 2 की पावर में 0, दूसरे खाने के नीचे लिखेंगे 2 की पावर में 1, तीसरे खाने की 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आपको बोला था मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता दें तो ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तो 2 की पावर 0 कितना होता है? 2 की पावर 0 का मान होता है 1 होता है। 2 की पावर 1 का मान कितना होता है? 2 की पावर 1 का मतलब 2। 2 की पावर 2 का मतलब कितना, क्या होता है? 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 क्या हो गया? 4। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। ये भी मैंने रटा नहीं है, सिंपल चीज़ आप पता कर सकते, आप देख सकते हो। 2 की पावर 1 मतलब सिर्फ 2, 2 की पावर 2 2 गुणा 2, 2 की पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो ऐसे करके हमने लिख लिया। अब हमने जब रेंज निकालनी है तो रेंज क्या होगी? अगर हम किसी 1 बाइट वाले डेटा टाइप की बात करें, 1 बाइट वाले डेटा टाइप कौन कौन से हैं? या तो शॉर्ट इंट है या कैर है। तो इसकी रेंज क्या होगी? इन सभी का जोड़। इन सभी का जोड़ क्या निकालेगा? अधिकतम वैल्यू, और 0 क्या होगा? द लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी उसमें, वहां से लेके सबसे बड़ी वैल्यू। तो अगर तो अनसाइंड की बात हो रही है, अनसाइंड का मतलब है जिसपे कोई चिन्ह नहीं है, तो अनसाइंड कहां से शुरू होगा? अनसाइंड कहां से शुरू हो सकता है? अनसाइंड मतलब कोई चिन्ह नहीं है, और साइंड मतलब जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव एक चिन्ह लगा हुआ है। तो जो साइंड होगा उसमें जो ये खाना होगा उसमें हम साइन लिखेंगे, प्लस या माइनस, मतलब इस खाने को हम काउंट नहीं करेंगे। और जो अनसाइंड होगा उसके अंदर हम इस खाने को भी काउंट करेंगे। तो हम इनका जोड़ करके देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 होगा ना, सम करते रहना। 31 और 32 63, 63 और 63 और 64, 63 और 64 127, 127 और 128 255। यहाँ तक हम जोड़ करते हैं तो सभी का जोड़ कितना बनता है? इन सभी का जोड़ बनता है 255। तो किसी भी अनसाइंड 1 बाइट वाले
डाटा टाइप की रेंज क्या होगी, सबसे बड़ी रेंज क्या हो सकती है, 255 हो सकती है, और सबसे छोटी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। 0 से लेके 255 तक रेंज हो सकती है किसी भी डेटा टाइप की। अब आप ये देखोगे आपके अनसाइंड कैर के अंदर अनसाइंड कैर की रेंज क्या दी गई है, अनसाइंड कैर में यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, अनसाइंड कैर की रेंज दी गई है आपके 0 से 255। ये आपको समझ आ गया ना, 0 से 255 कैसे हुआ। 0 से 255 मतलब हमने ये सारा लिख लिया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब हम क्या मानेंगे, सबसे कम रेंज क्या होगी, सबसे कम रेंज होगी कि इन सभी में 0 0 0 0 0 0 0 0 मान आ जाए। अगर सभी का मान 0 होगा तो इसका मान टोटल क्या आ जाएगा, टोटल इसका मान आ जाएगा 0, मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर हम देखना चाहते हैं इसका सबसे बड़ा मान, द बिगेस्ट वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन दिस बॉक्स और इन दिस बाइट 1 बाइट, तो इसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि सभी खानों में 1 आ जाए, क्योंकि आएगा तो या 0 या 1। अब 1 आएगा तो जहां जहां पे नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, जहां जहां पे 1 आया हुआ है उन सभी का जोड़ होता है इसका टोटल मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे 1 आया तो ये वैल्यू गिन ली, यहाँ पे 1 आया ये भी गिन ली, इन दोनों का सम कर दिया। 2 + 1 2 + 1 कितना हुआ, 3, +4 7, +8 15, +16 31, +32 63, +64 127 और +128 255। तो इन सभी का जोड़ किया तो क्या आया हमारे पास 255। तो इसकी रेंज क्या आ गई, हमारे अनसाइंड कैर की रेंज आ गई 0 से 255। अब इसी का एक सिनेरियो डिफरेंट करके देखते हैं। सॉरी मेरे को इसी में एडिट करना पड़ रहा है बिकॉज आई डोंट हैव लाइक टू मच स्पेस लेफ्ट ऑन द बोर्ड, ताकि मैं आपको अलग से करके दिखा पाऊँ। आपको मेन कहानी समझ आनी चाहिए, तो मेन कहानी समझ आने के लिए अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं साइंड कैर की। हालांकि साइंड कैर मेरे को आई एम नॉट श्योर कि साइंड कैर आप कहीं यूज़ करोगे, साइंड इंट आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझा रहा हूँ। साइंड कैर में क्या होगा, यहाँ तो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। जैसे हम कोई भी संख्या लिखते हैं, इंट की बात कर रहा हूँ मैं, +19 -19, ये तो हो गए साइंड। अगर सिर्फ 19 लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा अनसाइंड। तो साइंड के अंदर मतलब हमें साइन भी लिखना पड़ता है, तो एक खाना हम साइन के लिए रिजर्व कर देते हैं, एक बॉक्स हम साइन के लिए रिजर्व कर देते हैं। बाकी वही तरीका, अगर हम सभी में 0 भर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या 0 सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, 0 सबसे छोटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, 0 से छोटी वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो माइनस की वैल्यू कौन सी आ सकती है, माइनस की वैल्यू के लिए इसमें सभी में 1 1 1 1 कर देते हैं और टोटल करके देखते हैं इन चीज़ों का। अभी 2 की पावर 0 का मान 1, इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2 की पावर 1 का मान 2 4 8 16 32 64। अब इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, सम करके देखते हैं। सम किन का होगा, इनका, इन सभी का जोड़ होगा। तो 1 + 3, 1 + 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 127। तो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है, सबसे छोटी वैल्यू आ सकती है -127, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, +127। अब ये इसकी रेंज हो गई, यही आपकी बुक में रेंज लिखी गई है, -127 से +127, ये हो गया टोटल।
तो इस तरह से आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी डेटा टाइप की। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर, तो ये बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। एक और ट्रिक बता देता हूँ, आप कह रहे होगे कि सर की कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है। यहां तक की वैल्यूज का अगर मैं जोड़ देखना चाहता हूं, यहां तक की वैल्यूज का जोड़ क्या आएगा, जो इससे नेक्स्ट वैल्यू उससे एक कम, मतलब यहां तक का टोटल क्या है, 1 + 2 3 है, वो इससे नेक्स्ट वैल्यू से एक कम है। यहां तक की वैल्यूज का जोड़ इससे अगली वैल्यू से एक कम, 4 + 2 + 1 7 8 से एक कम। यहाँ तक की वैल्यूज का सम 8 + 4 + 2 + 1 8 4 12 और 2 14 और 1 15 16 से एक कम। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से सम कर सकते हो। जितनी भी वैल्यूज को हम काउंट करने वाले हैं वहां तक की वैल्यूज का जोड़ अगली वैल्यू से एक कम होता है हमेशा इस केस में। तो इसकी रेंज ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक आपका बचा हुआ था। आई थॉट कि यू शुड नो अबाउट दिस एज वेल। तो ज़्यादा आज एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम हो तो दे कैन आस्क मी, आई कैन लाइक प्रोवाइड यू अ सेपरेट लेक्चर एज वेल, बट इट्स गुड कि हम बाइलिंगुअल डिस्कशन करते रहें ताकि आपको भी हिंदी की टर्मिनोलॉजी का पता चले और हिंदी वालों को इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का पता चले। और ब्रॉडली कंप्यूटर के अंदर हमें ज़्यादा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करनी पड़ेगी। जो हिंदी टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ अ प्रिटी टफ, दैट इज़ प्रिटी हार्ड। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एरे को हम नॉर्मली आपकी बुक में कई जगह एरे ही लिखा गया है, लेकिन एरे को शुद्ध हिंदी में व्यू बोला जाता है, व्यू। तो व्यू आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल भी है, हर जगह लिखना भी मुश्किल है। और जैसे आप बोल देते हो 1D एरे, 2D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। अब डायमेंशन को विमा भी बोला गया है, एक विमीय एरे, द्विविमीय एरे, है ना। तो इस तरह के जो नाम है वो थोड़े टिपिकल पड़ते हैं शुद्ध हिंदी के, आपकी बुक में भी कम यूज़ किए गए हैं। ऐसे ही स्टैक है, जो स्टैक को शुद्ध हिंदी में चिति बोला जाता है, चिति। एक पिछले सालों के क्वेश्चंस में क्वेश्चन आया हुआ है, चिति को परिभाषित कीजिए। उसकी जब ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज स्टैक या डिफाइन स्टैक। तो आप कोशिश करो कि आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ टच में आते रहो। अभी एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ये चैप्टर का एक और सेशन बन गया है, तो इसमें हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। तो आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया हुआ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं जो आई होप आप सभी RBSC की बुक ही फॉलो कर रहे होगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आपके में भी क्वेश्चंस डिफरेंट हो। अगर आप RBSC की ऑफिशियल बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। MCQs तो बहुत ही सिंपल हैं। MCQs में तो ये बताया हुआ है कि लिंकिंग के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, G++ यूज़ होती है, आइडेंटिफायर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वहाँ से मैं डिस्कस करना शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि जो MCQs हैं उनके आंसर्स भी आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोकन। तो टोकन की डेफिनेशन मैं आपको करा चुका हूँ, टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ योर प्रोग्रामिंग। उसके बाद में व्हाट इज़ कीवर्ड, व्हाट आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विच हैज़ द नेम एंड फंक्शनैलिटी रिजर्व्ड by default or earlier phase. The name and functionality is reserved in earlier coding phase. तो उसकी कोडिंग में ही, इसके कंपाइलर के अंदर ही नाम और उसकी फंक्शनैलिटी पहले से स्टोर्ड है। उसके बाद में क्वेश्चन है आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन बाय द यूजर टू द क्लास और एरे और व्हाटएवर द फंक्शन। द नेम ऑफ क्लास, एरे एंड फंक्शन गिवन बाय यूजर इज नोन एज आइडेंटिफायर। उसके बाद में क्वेश्चन है व्हाट आर द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आर द यूनिट्स विच आर अनचेंजेबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम। जो चेंज नहीं होती हैं, जो बदलती नहीं है, उनको कांस्टेंट बोला जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो ब्रॉडली तो एक ही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर और यूनियन में एक ही डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय बोथ डेटा टाइप्स। तो एक ये भी, अगर आपको क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि राइट टू डिफरेंसेस, तो यू कैन राइट दी व्हाट वी कैन से द फॉर्मेट एज वेल।
फॉर्मेट में क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम लिखना पड़ता है, यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए यूनियन और यूनियन का नाम लिखना पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, जिसमें आप एक डायग्राम बना के पहले डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो बता दोगे, फिर आप डायग्राम बना के वो बता दोगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से तरह से क्लासीफाई किया जा सकते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड द थर्ड डेटा टाइप यू नो ऑलरेडी, कौन से होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। एंड उसके बाद में क्वेश्चन है व्हाट इज एन्यूमरेटर data type. Enumerator data type is a special type of data type which is used to combine words with the numerics. तो अक्षरों को नंबर्स के साथ जोड़ने वाला जो डेटा टाइप है वो होता है enumerator. उसके बाद में व्हाट इज रेफरेंस टाइप, रेफरेंस, हाँ ये रह गया था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। रेफरेंस और पॉइंटर मोस्टली डिस्कस किया जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रॉडली, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि प्रोग्रामिंग टाइप की चीज़ है तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मुश्किल कुछ नहीं होता है कंप्यूटर वालों के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि हम जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट a इक्वल्स टू 10, तो इसके जैसे हमने ये लिखा, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो होता क्या है, मेमोरी में एक डब्बा बनता है जिसका नाम होता है a और उसके अंदर मान आ जाता है 10, उसके अंदर वैल्यू आ जाती है 10। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होने पे होता है, वैल्यू इनिशियलाइज होने पे होता है। अब अगर हम बात करें इसके एड्रेस की, तो ये मेमोरी में किस जगह पे ये डब्बा बना है, ये बॉक्स किस जगह पे मेमोरी में स्टोर्ड है, मान लो उस जगह का नाम है 1028, ये उसका लोकेशन है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ ऐसा ही एक बॉक्स बना हुआ है पहले भी 1026 पे, एक ऐसा ही बॉक्स और बना हुआ है 1024 पे, अलग अलग बॉक्सेस हैं। ये इंट है, इसके लिए मैंने इसको 2 बाइट का साइज दे दिया। अब क्या है, इसके अंदर 10 स्टोर कर दिया हमने, नाम इसका है a। तो अगर तो हम क्या लिखते हैं, अगर हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं इंट b इक्वल्स टू एंड a, ये सीधा नहीं लिखा जा सकता, स्टार b लिखना पड़ेगा, ये आपकी डिटेल्स में आने वाला है। स्टार b क्यों लिखा, स्टार का मतलब है ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर आपके इसी में आया था, इसी चैप्टर में। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, एक खास विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है, चर होता है, जो क्या करता है, किसी अन्य चर का, किसी अन्य वेरिएबल का पता संरक्षित करने का काम करता है, पता स्टोर करने का काम करता है। तो अगर हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, एंड ए का मतलब एंड भी नहीं बोलते हैं इसको, बेसिकली इसको एम्परसेंट बोला जाता है, लेकिन स्टिल हम एंड लिख के एंड से बात कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो एंड ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ क्या, ए क्या है, एड्रेस ऑफ ए ये है। तो अगर हम एंड ए लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका मतलब होगा 1028। तो बी के अंदर क्या स्टोर होगा, बी के अंदर स्टोर होगा 1028। लेकिन अगर हम उल्टा कर दें, यही एंड इधर आ जाए, हम क्या लिख दें, इंट एंड बी इक्वल्स टू ए, तो दिस इज नोन एज रेफरेंस। रेफरेंस को हिंदी में बोला जाता है उपनाम। उपनाम का मतलब क्या है कि हमने एक डब्बा बनाया हुआ है जिसके अंदर 10 स्टोर किया है, जिसका नाम ए है। अगर हमने ये लिख दिया, ये लाइन लिखते ही क्या हो जाएगा, इसी डब्बे का एक और उपनाम बन जाएगा बी। उपनाम का मतलब जैसे आप सभी का एक छोटा नाम होता है घर पे, किसी को ऑफिशियल किसी का नाम होता है बड़ा सारा, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है घर पे, किसी को कालू बोल दिया, किसी को भोलू बोल दिया, किसी को बंटी बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो वो आप सभी के उपनाम हैं। ऐसे ही हम वेरिएबल को भी उपनाम दे सकते हैं, वेरिएबल का भी रेफरेंस बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, दिस इज नोन एज रेफरेंस। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही रह गया था, मैं नहीं बता पाया था। अच्छा हुआ एक सेशन और बन गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
एक्सप्लेन दी कंपाइलिंग एंड लिंकिंग ऑफ C++ प्रोग्राम ऑन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलिंग एंड लिंकिंग कैसे होती है। तो इसमें आप बताओगे कंपाइलिंग एंड लिंकिंग के लिए G++ कमांड का यूज़ किया जाता है, और जब इसको कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं, तो उसी प्रोग्राम के, जैसे हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नेम है a.c++ या CPP, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, मल्टीपल अलग अलग चीज़ें बनती हैं। a.o बनती है, a.o बनती है, आपको मैंने बताया, और इसके अलावा भी a.out बनती है। तो ये अलग अलग फाइल्स बनती हैं, ये आप डिटेल्स इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन विद द सूटेबल एग्जांपल। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को एग्जांपल के साथ समझाओ। इम्प्लिसिट स्वतः, एक्सप्लिसिट बाह्य, आंतरिक और बाह्य। इम्प्लिसिट का मतलब है जो अपने आप हो जाता है, एक्सप्लिसिट जो जोर जबरदस्ती से फोर्सफुली हमें करना पड़ता है। टाइप कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में हमने बदलना है। इंट को किस में स्टोर करना है, फ्लोट में, तो वो अपने आप हो जाएगा। फ्लोट को इंट में स्टोर करना है तो उसको फोर्सफुली करना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल आपकी एक बुक में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम दिया हुआ है, उसको मैं कवर करूंगा प्रैक्टिकल सेशन में। बेटर रहेगा जब हम प्रैक्टिकल वाला पोर्शन करेंगे तब कर लें कवर। आप उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो शायद नोट्स में क्लियर हो जाएगी या प्रैक्टिकल सेशन में क्लियर हो जाएगी। स्टिल आप अपना डाउट डिस्कशन पोर्शन में जाके भेज सकते हो मेरे तक। तो दैट्स ऑल, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब कल हम 7th चैप्टर करेंगे। आई होप अभी मेरे पे आप यकीन कर लोगे। अब ऑलरेडी सेड यस्टरडे कि हम कल 7th चैप्टर करेंगे, आज फिर मैंने 6th पे आ गया, तो कल हम पक्का 7th चैप्टर करेंगे। कह दो ये झूठ है, नहीं नहीं ये सच है, ऐसा ही करने वाले हैं हम। 7th चैप्टर कल करेंगे। 7th चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, और क्या काम करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करने का काम करते हैं। तो ऑपरेटर्स ये हो गया। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब ऑपरेटर के साथ वेरिएबल लग जाए या कांस्टेंट लग जाए या दोनों लग जाए तो वो मिलके एक्सप्रेशन बना देते हैं। अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसी संरचना जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है कि प्रोग्राम कैसे चलेगा, सीधा चलेगा, टेढ़ा चलेगा, उल्टा चलेगा, ऐसा तो नहीं होता, कैसे चलेगा कंट्रोल का फ्लो, वो हम सीखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू एवरीवन।